हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम्पर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम्पर कलम से क्रांति। तो रोज शाम 7 बजे आपके ग्रामीण परिवेश की क्लास होती है, जिसमें आपको संपूर्ण ग्रामीण परिवेश, चाहे वो ग्राम विकास कार्यक्रम हो, ग्राम समाज की बात हो, चाहे योजनाओं की बात हो, पंचायती राज हो, कृषि हो, उत्तर प्रदेश जीके हो, संपूर्ण ये आपको ग्रामीण परिवेश का सिलेबस मिलता है। पहला क्वेश्चन आज बहुत ही दमदार है। आपके सामने प्रश्न है, भारत अपनी दलहन खपत का लगभग कितना प्रतिशत भाग उत्पादित कर लेता है। कहने का अर्थ है कि हम लगभग दाल कितनी उगा लेते हैं, जितनी हमारे यहां पर डिमांड होती है, जितनी हमारे यहां पर खपत होती है, उसका कितना प्रतिशत हम लोग उगा लेते हैं, ये आप मुझे बता के चलिए। बहुत बढ़िया, बताइए साथी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए देखिए, अगर हम खाद्यान्न की बात करें, खाद्यान्न की अगर हम लोग बात करते हैं और आप लोग फोर्थ एडवांस एस्टीमेट को देख के चलते हो, क्या देख के चलते हो? फोर्थ एडवांस एस्टीमेट को देख के चलते हो, तो वही आपको बताना है कि सबसे ज्यादा फूड ग्रेन्स, वो अनाज जिन्हें हम लोग खाद्यान्न कहते हैं, तो खाद्यान्न में सबसे ज्यादा ये हमारे गेहूं चावल आ जाते हैं। क्या जाते हैं साथी? गेहूं चावल आ जाते हैं, मोटे अनाज। उसके बाद में हमारी तिलहन, और उसके बाद में जो होता है वो आती है हमारी दलहन। समझे मेरी बात? दलहन। भारत विश्व का 25%, भारत विश्व का 25% उत्पादन करता है। विश्व में जितनी टोटल खपत होती है उसका 27% हमारे यहां पर खपत करते हैं। खपत ज्यादा होती है, उत्पादन कम होता है, इस वजह से हम लोग आयात भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं। विश्व का 14%, हम सबसे बड़े खपतकर्ता, सबसे बड़े आयातक और सबसे ज्यादा दाल उगाने वाले भी हैं। विश्व का लगभग 25% उत्पादन, 1/4 भारत में होता है। अगर अब हम लोग बात करें फोर्थ एडवांस एस्टीमेट की, तो भारत में 2020-21 में 2020-2021 में जो चौथे अग्रिम अनुमान है, चौथे अग्रिम अनुमान, उसके हिसाब से लगभग 25.72 मिलियन टन हमने दाल उगाई है। लेकिन हमारे यहां पे जो खपत होती है, इसके लगभग 3 मिलियन टन हमने क्या किया है? आयात किया है। 3 मिलियन टन के करीब क्या किया हमने? आयात किया। तो आप ये कह सकते हो कि भारत लगभग, अगर हम इसको 25 और 3 29, 25 और 3 28 कर देते हैं, और 27 का अगर हम लोग ये देखें कि भाई 3% कितना बैठता है, तो 3×9 और 100/9 कितना हो गया? लगभग 80% के करीब हम लोग अपनी खपत का उत्पादन कर लेते हैं, अपनी खपत का। तो अच्छे से याद रखिएगा, इसमें आपको ईबी जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? ईबी जोड़ना पड़ेगा। 80% तक हम लोग उत्पादन कर लेते हैं। ये चार ऑप्शन में से हटा के 80% तक भारत अपनी खपत का अब उत्पादन करने लगा है। 2020-21 के आंकड़े देखें तो 25.72 मिलियन टन हम लोग दाल उगा लेते हैं, और हमारी खपत भी लगभग इसके लगभग ही आती है। 3 मिलियन टन के करीब हमने दाल विदेश से मंगाई है। सबसे ज्यादा चने की दाल, सबसे ज्यादा चने की, और दूसरे नंबर पर अरहर अथवा तूर की दाल का उत्पादन भारत में होता है। तो ई आपका बिल्कुल सही है। प्रोटीन के लिए हम लोग दाल खाते हैं, प्रोटीन के लिए। तो पहले का उत्तर क्या आ जाता है? ई आ जाता है। चलिए बच्चा, आगे आ जाते हैं। धूसर क्रांति का संबंध किससे है? आपको ग्रे क्रांति के बारे में पूछा है, ग्रे रिवॉल्यूशन। आगे यहां पे आपको 3-4 रिवॉल्यूशन बतानी। ब्राउन रिवॉल्यूशन, ब्राउन रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? अमृत क्रांति का संबंध किससे है? अमृत क्रांति का संबंध किससे है? ब्लू रिवॉल्यूशन या नीली क्रांति का संबंध किससे है? ब्लू रिवॉल्यूशन या बच्चा नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति। सिल्वर अथवा रजत क्रांति का संबंध किससे है? सिल्वर अथवा रजत क्रांति का संबंध किससे है?
आपको यह भी बताना है स्वर्णिम क्रांति का संबंध किससे है, गोल्डन रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है, बताइए साथी, गोल्डन रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है, यह जरूर बताइए। पिंक गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, एक क्वेश्चन 100% आएगा भाई, एक प्रश्न 100% यहां से आएगा। तो ब्राउन क्रांति जो कोकोआ और लेदर होता है, कोकोआ मतलब कॉफी और चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजनाओं से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन मछली से संबंधित है। सिल्वर क्रांति अंडा एग्स के उत्पादन से संबंधित है। पिंक क्रांति झींगा मछली, प्याज और दवाई उद्योग से संबंधित है। जबकि गोल्डन क्रांति ये साथी मेरे शहद और बागवानी फसलों के उत्पादन से संबंधित है। शहद और बागवानी, तो अच्छे से याद रखिएगा। धूसर या जो ग्रे क्रांति होती है यह फर्टिलाइजर से संबंधित है, रासायनिक उर्वरक का उत्पादन बढ़ाने से संबंधित। तो धूसर क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, उर्वरक उत्पादन से। ब्राउन का कोकोआ चमड़ा, अमृत क्रांति का नदी जोड़ो, नीली क्रांति का मछली, सिल्वर अथवा रजत क्रांति अंडा, पिंक क्रांति झींगा मछली, प्याज और दवाई। तो दूसरे का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। दूसरे का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। आपको दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान बताना है। दूध के उत्पादन में, या अगर हम लोग कुल लाइव स्टॉक पशुपालन में देखें तो भी उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है, यह आपको बताना है। आपको यह भी बताना है कि दुनिया में टॉप 3 आपको बताने कि सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करने वाले देश बताने हैं। बताइए साथी, 3 सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करने वाले देश, कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही, लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग, यह भी बताने आपको। देखो भाई, जब उत्तर प्रदेश की बात आए तो यूपी देश में 18% दूध पूरे देश का यूपी में होता है। दूसरे नंबर पर आता है राजस्थान, 11%। पूरे देश में दूध के उत्पादन में राजस्थान सेकंड नंबर पर। और तीसरा आ जाता है आंध्र प्रदेश, लगभग 10%। अब सुनिए, भारत दूध के उत्पादन में प्रथम है, लगभग 22%। मतलब 1/5 भी आप इसे कहते हो कि 5 लीटर में से 1 लीटर दूध पूरे विश्व में अपने भारत में पैदा होता है। भारत दूध के उत्पादन में पहले नंबर पर है, 22%, 1/5 आप दूध दुनिया का कह सकते हैं। तो दूध उत्पादन में भारत में भी देखोगे तो उत्तर प्रदेश का स्थान पहला हो जाता है। जो 20वां लाइव स्टॉक सर्वे हुआ था, पालतू पशु सर्वे जिसे कहते हैं, तो पालतू पशु सर्वे में भी जो 20वां 2019 में हुआ, उसमें कुल पालतू पशुओं में उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है। यूपी का स्थान क्या है, पहला। तो दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है। दूध की क्रांति एक, जिसे ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं, ऑपरेशन फ्लड, इसी को श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को इसी श्वेत क्रांति, दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत में जाना जाता है। तो अच्छे से याद रखिएगा कि ऑपरेशन फ्लड अथवा श्वेत क्रांति यह दूध के उत्पादन से संबंधित है। भारत का स्थान पहला, विश्व का 22% दूध भारत में होता है, और उत्तर प्रदेश का स्थान भारत में पहला, लगभग 18%। तो तीसरे का उत्तर क्या जाता है, ए आ जाता है। एक बात याद रखिएगा कि गायों की संख्या भारत में ज्यादा है। गायों की संख्या अगर हम पालतू पशुओं में देखें तो गाय की संख्या ज्यादा है। किसकी संख्या, गाय की संख्या ज्यादा है। यह बताइए उत्तर प्रदेश इनमें से किन अक्षांशों पर स्थित है। उत्तर प्रदेश इनमें से किस अक्षांश पर स्थित है, किन अक्षांश पर स्थित है। 2352 उत्तरी से लेकर 3128 उत्तरी, 77 पूर्वी से लेकर 8439 पूर्वी देशांतर तक, या फिर 2256 से 3222, 75 27 से 3242, 23 से 31, 77 से 84। बताइए इनमें से उत्तर प्रदेश। यह भी बताइए
जनसंख्या में क्या स्थान है, जनसंख्या में क्या स्थान है, क्षेत्रफल में क्या स्थान है, यह भी आपको बताना है। वन क्षेत्र कितने प्रतिशत पर है, वन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, मीटर स्क्वायर की बात करें हम लोग, किलोमीटर स्क्वायर की, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल किस देश के बराबर है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल किस देश के बराबर है, किस देश के बराबर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल हो जाता है, बताने की कोशिश कीजिए कि भैया उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है इनमें से इसके बराबर है। यही आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही, बताइए बच्चा। देखिए जनसंख्या में प्रथम स्थान पर है, क्षेत्रफल में चौथे स्थान पर है, वन क्षेत्र 6.15%, 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, और क्षेत्रफल में यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड के बराबर है, किसके बराबर, इंग्लैंड के बराबर, फ्रांस का आधा और इंग्लैंड के बराबर। अच्छे से याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में इंग्लैंड के बराबर है, और 2352 नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 3128 उत्तरी अक्षांश, और अगर देशांतर देखोगे 77 से 84 39, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, इनसे लगती हुई सीमा, इनसे लगती हुई सीमा। चलिए, देश में चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान बताइए, देश में चावल उत्पादक राज्यों में मुझे बताइए कि एक आप ऐसी चावल की वैरायटी गोल्डन राइस, इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, गोल्डन राइस, चावल के धुलने पर, चावल के धुलने पर कौन सा विटामिन नष्ट होता है, चावल के धुलने पर कौन सा विटामिन नष्ट होता है, कौन सा विटामिन नष्ट होता है, नष्ट होता है, बताइए साथी, कौन सा विटामिन नष्ट होता है, और उसकी कमी से फिर रोग कौन सा होता है, उसकी कमी से फिर रोग कौन सा होता है। चावल उत्पादक राज्य पहले नंबर पर विश्व में देखें तो चीन आ जाता है, दूसरे नंबर पर भारत आ जाता है। एक बात याद रखने वाली है, भारत सबसे बड़ा निर्यातक है, दुनिया को जो चावल बेचता है भारत सबसे बड़ा निर्यातक या लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, सबसे ज्यादा चावल दुनिया में हम ही लोग बेचते हैं। गोल्डन राइस, इसमें विटामिन ए पाया जाता है, क्या पाया जाता है बच्चा, इसमें विटामिन ए पाया जाता है, जबकि इसमें विटामिन बी नष्ट हो जाता है, जिसकी कमी से बेरी बेरी क्या हो जाता है, रोग हो जाता है। चीन पहले नंबर पर, भारत दूसरे नंबर पर। भारत में उत्पादन देखें तो पहले नंबर पर आ जाता है पश्चिम बंगाल, और उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, दूसरे नंबर पर। गेहूं में उत्तर प्रदेश का पहला है, लेकिन चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा है। तो वही पूछा है, चावल उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान है बच्चा, दूसरा स्थान है। पहला किसका है, पश्चिम बंगाल का। भारत का स्थान भी दूसरा है, लेकिन भारत सबसे बड़ा निर्यातक है, भारत सबसे बड़ा निर्यातक हो जाता है, भारत सबसे बड़ा निर्यातक हो जाता है। IR8 जया, ये मिरेकल वैरायटी कही जाती हैं, चमत्कारी किस्में इनको कहा जाता है, चमत्कारी किस्में इनको कहा जाता है, किसे, IR8 और जया। अगर आप लोग केंद्रीय नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करोगे तो उड़ीसा के कटक में है, और आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च की बात करोगे तो ये हैदराबाद में। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में भारतीय नाम लगा हो, और अगर राष्ट्रीय नाम लिखा हो तो वो कटक उड़ीसा में, राष्ट्रीय नाम लिखा हो तो कटक उड़ीसा में। पांचवें का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है, पांचवें का उत्तर। चाय का जन्म स्थान, चाय का जन्म स्थान, चाय के लिए
औसत तापमान भी आपको बताना है। चाय के लिए औसत तापमान कितना होना चाहिए, चाय के लिए वर्षा कितनी होनी चाहिए, चाय के लिए वर्षा कितनी होनी चाहिए, चाय के लिए औसत तापमान और चाय के लिए साथी वर्षा कितनी होनी चाहिए। आपको यह भी बताना है कि विश्व में चाय का उत्पादन, विश्व में चाय का उत्पादन, भारत में चाय के उत्पादन में टॉप 3 राज्य है। भारत में चाय के उत्पादन में आपको टॉप 3 राज्य भी बताने हैं। बिल्कुल सही, भारत में चाय के उत्पादन में टॉप 3 राज्य भी बताने हैं। देखिए, इसके लिए थोड़ा सा क्लाइमेट ज्यादा ठंडा नहीं चाहिए, 21 से 29 डिग्री सेल्सियस तापमान, कितना 21 से 29 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल ज्यादा चाहिए, 150 से 200 सेंटीमीटर, और पानी रुकना नहीं चाहिए, पानी की अच्छी निकासी होनी चाहिए, पानी की अच्छी निकासी। इसलिए इसको ढलान पर बोया जाता है। इसको किस पर बोया जाता है, ढलान पर, कि भाई ज्यादा से ज्यादा पानी भी बरसता रहे और रुके भी ना, ढल के ढलान पर नीचे आ जाए। विश्व में पहले नंबर पर चीन और दूसरे पर क्या जाता है, भारत। भारत में पहले नंबर पर असम, तीसरे पर तमिलनाडु और दूसरे पर हो जाता है पश्चिम बंगाल। क्या हो जाता है भैया, पश्चिम बंगाल। ये बोलिए, भारतीय चाय बोर्ड कहां पर स्थित है, भारतीय चाय बोर्ड ये कहां पर स्थित है। चाय, तंबाकू, रबर, कॉफी, गन्ना, ये सब नगदी फसलें होती हैं। कपास, जूट, ये सब कैसी फसलें, व्यापारिक वाणिज्यिक या व्यावसायिक फसलें हैं, नगदी फसलें। तो पहले नंबर पर असम, जबकि चाय की जो शुरुआत हुई है यह चीन से मानी गई है। चाय का जन्म स्थान किसे माना गया है, तो आप लोग उत्तर दोगे चीन को माना गया है। औसत तापमान 21 से 29, वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर। विश्व में चीन पहले नंबर पर, जबकि भारत में असम पहले नंबर पर, भारत में असम पहले नंबर पर। भारतीय चाय बोर्ड की बात करेंगे तो यह 1954 कोलकाता में खुला था। भारतीय चाय बोर्ड 1954 कोलकाता में, 1954 कोलकाता में भारतीय चाय बोर्ड खुला है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, एक बार शेयर जरूर कर देना। 21 से 29, 150 से 200 सेंटीमीटर, 150 से 200 सेंटीमीटर। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट, आर्द्रता हो, गर्मी हो, यह ठंडा मौसम नहीं है, नॉर्मल गर्म वाला। तो छठी का उत्तर सी है। किस कंपोस्ट में फास्फोरस की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, किस में फास्फोरस की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। आपको बताना है बच्चा, विटीकल्चर किसकी होती है, विटीकल्चर से आपको संबंध बताना है, मैरीकल्चर से आपको संबंध बताना है। मैरीकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर क्या होती है, यह भी आपको बताना है। सेरीकल्चर क्या होता है, यह भी आपको बताना है, सेरीकल्चर। सिल्वीकल्चर क्या होती है, सिल्वीकल्चर। यह कुछ कल्चर का एग्जांपल और है। विटीकल्चर, एक बात याद रखिएगा, किसान का मित्र किस कीट को, किस इंसेक्ट को कहा जाता है, किसान का मित्र किस इंसेक्ट को कहा जाता है। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे। किसान का मित्र किस इंसेक्ट को कहा जाता है, विटीकल्चर। ये अंगूर की खेती, अंगूर की फार्मिंग या कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूर की खेती। ये जो मेरीकल्चर होता है, ये साथ ही एक तरीके से एक्वाकल्चर की ब्रांच है, पानी का यूज करके मछली ये सब पालना। हॉर्टिकल्चर बागवानी, बागवानी में फल फूल सब्जी ये सब आ जाते हैं, फल फूल और सब्जी आदि आ जाती है। सेरीकल्चर, इसमें रेशम कीट आ जाता है, सेरीकल्चर रेशम कीट। सिल्वीकल्चर वृक्ष, वृक्षों की खेती, वृक्ष आप लगा इसलिए रहे हो कि उसको बाजार में बेच पाओ। किसान का मित्र केंचुआ होता है, क्या होता है, केंचुआ। अच्छे से याद रखिएगा, फास्फोरस की सर्वाधिक मात्रा ये वर्मी कंपोस्ट में पाई जाती है। वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट केंचुआ पालन के द्वारा जो खाना पीना होता है उसको सड़ा के वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है। तो जो वर्मी कंपोस्ट है
उसमें फास्फोरस की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। एनपीके लगाते हैं ना, नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस। विटिकल्चर अंगूर की खेती, हॉर्टिकल्चर फल फूल सब्जी, मेरीकल्चर एक्वाकल्चर, हॉर्टिकल्चर बागवानी, सेरिकल्चर रेशम कीट, सिल्वीकल्चर वृक्ष, किसान का मित्र केचुआ। तो सातवें का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है, सातवें का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। एग्रो सिल्वीकल्चर का क्या अर्थ है? एग्रो माने कृषि, एग्रो माने कृषि, आपको यहीं पर बताना है। एग्रो फॉरेस्ट्री कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। हॉर्टिकल्चर पर रिसर्च करने के लिए भारतीय संस्थान कहां पर है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर रिसर्च। यहां पर बागवानी की के ऊपर शोध होते, लेकिन सब ट्रॉपिकल। तो एग्रो सिल्वीकल्चर का तात्पर्य है फसलें एवं फल वृक्ष। एग्रो का मतलब फसलें तो ठीक है, लेकिन सिल्वी का तो मतलब होता है वृक्ष, और वो भी व्यापारिक उद्देश्य से। वृक्ष कि आप बाजार के उद्देश्य से खेत में वृक्षों को उगाना, तो लकड़ी की मांग के लिए आप सिल्वीकल्चर करते हो, ना कि फल वृक्ष। फसलें प्लस फल का तो मतलब ही नहीं है। पेड़ प्लस पशु बिल्कुल नहीं, फसलें प्लस ईंधन के वृक्ष, फसलें प्लस ईंधन के वृक्ष, ये एग्रो सिल्वीकल्चर का तात्पर्य है। फसलें हो, ईंधन के वृक्ष हो। अब बताइए कृषि वानिकी अनुसंधान, ये झांसी उत्तर प्रदेश में है। कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी उत्तर प्रदेश में है। ये बेंगलुरु में बागवानी अनुसंधान संस्थान, ये बेंगलुरु कर्नाटक में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, अच्छे से याद रखिएगा, इसको पहले आम अनुसंधान संस्थान कहते थे, आम के ऊपर अनुसंधान होता था। वर्तमान में लखनऊ में है। सब ट्रॉपिकल के ऊपर कहां पर है? लखनऊ में। तो सब ट्रॉपिकल के ऊपर जो अनुसंधान होता है हॉर्टिकल्चर फसलों के ऊपर, लखनऊ। ओवरऑल हॉर्टिकल्चर रिसर्च देखोगे बेंगलुरु, कृषि वानिकी झांसी। तो फसलें प्लस ईंधन के वृक्ष, फसलें प्लस ईंधन के वृक्ष। 8 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। 9वां, किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में प्रमुख उत्पादक है? और यह भारत की मतलब उत्तर प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। इनमें से किस फसल का, आपको इनमें से रबी की फसल कौन सी है ये भी बतानी है, आपको इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है ये भी आपको बतानी है। कौन सी तो इनमें रबी की फसल है और कौन सी इनमें खरीफ की फसल है, ये दोनों चीजें आपको बतानी है कि भाई कौन सी तो रबी की फसल है और कौन सी इसमें खरीफ की फसल है। शाबाश बच्चे, सभी लोग उत्तर दीजिए। अब सभी जानते हैं कि गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। किसका? गेहूं का। इसकी एमएसपी कितनी है इस बार? 2015। इसमें अगर आप देखोगे चना, इसमें आप देखोगे गेहूं, दोनों रबी की फसल है, जबकि ज्वार, मक्का, ये दोनों C4 पौधे भी हैं। मक्का एक ऊर्जा फसल भी है। एक और बात याद रखिएगा कि मक्का वैसे वर्ष भर बोई जाती है, वर्ष भर बोई जा सकती है, फिर भी इसका जो मुख्य सीजन होता है भारत में वो क्या होता है? खरीफ का। तो किस फसल का उत्तर प्रदेश? गेहूं सर्व प्रमुख उत्पादन है। गेहूं के में, गेहूं के में उत्तर प्रदेश सर्व प्रमुख उत्पादक है। समझे मेरी बात? तो यही हमसे पूछा था। अगर आपसे कोई पूछे उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है बताइए। उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख दाल कौन सी है? नगदी फसल तिलहन और दलहन, ये बताइए। उत्तर प्रदेश की नगदी तिलहन और दलहन फसल कौन सी है?
बहुत शाबाश, सभी लोग उत्तर दीजिए। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, समझा समझा के चल रहा हूं। तो उत्तर प्रदेश की नगदी गन्ना है, क्या हो जाती है? गन्ना। तिलहन में उत्तर प्रदेश में सरसों प्रमुख है, दलहन में मसूर व मटर, मसूर व मटर। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम, गेहूं गन्ना आलू, गेहूं गन्ना आलू, इन सब में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, फर्स्ट स्थान। तो 9वें का उत्तर क्या जाता है? डी आपका बिल्कुल सही है। 10वें, अकबर के नवरत्नों में से टोडरमल उत्तर प्रदेश के किस स्थान से? आपको यह भी बताना है टोडरमल, टोडरमल के बारे में कि टोडरमल के पास कौन सा तो पद था और उसने उस पद पर रहते हुए कौन सा एक बड़ा काम किया है। इस पद पर रहते हुए कौन सा इसने काम किया है? बिल्कुल सही, शाबाश साथी। बताइए। बिल्कुल सही, शाबाश। बिल्कुल सही। चलिए भाई, एक बात तो क्लियर है कि इनका जो गांव था, इनका गांव लहरपुर होता है। क्या होता है? लहरपुर। ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में। टोडरमल वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री, वकील सल्तनत भी कह सकते हो, वित्त मंत्री थे। इन्होंने जो अपने कैरियर की शुरुआत की थी वो शेर शाह सूरी के अंतर्गत की थी, शेर शाह सूरी के यहां से शुरुआत से इन्होंने शुरुआत की थी। उसके बाद में जब सूरवंश का एंड हो गया तो अकबर के उसमें आगे, अकबर के वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री थे। इन्होंने दहसला, इन्होंने कौन सी प्रथा? दहसला प्रथा, अर्थात अब ये कह सकते हैं जमीन बंदोबस्त की एक प्रणाली थी दहसला, जमीन बंदोबस्त, लगान बंदोबस्त की एक प्रणाली थी दहसला प्रणाली। ये किसने शुरू की थी? ये टोडरमल ने शुरू की थी। तो अकबर के नवरत्नों में से टोडरमल उत्तर प्रदेश के किस स्थान से थे? ये सीतापुर से थे। उत्तर प्रदेश के किस स्थान से थे? सीतापुर से थे। अच्छे से याद रखिएगा, लहरपुर, सीतापुर। ये एक वित्त मंत्री भी थे। शेर शाह सूरी के यहां से इनकी शुरुआत हुई थी, शेर शाह सूरी के यहां से इनकी शुरुआत हुई थी। और बाद में साथी ये फाइनेंस मिनिस्टर बने, अकबर के, अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर बने। हां बिल्कुल सही। इन्होंने एक जब्त नाम का कर सिस्टम भी निकलवाया था, जब्त नाम का कर सिस्टम भी निकलवाया था। हर एक पूरे रियासत को रेवेन्यू सर्कल में बांटा, या ये कह सकते हैं कि हलकों में बांटा। जो अपने ये राजस्व हलके होते हैं, 10 साल का 1570 से 1580 तक इन्होंने जितने भी मतलब क्रॉप होती है कि 10 साल में कितनी पैदावार हुई है, उसका सर्वे करके उसके आधार पर इन्होंने रेट फिक्स किया था, लगान का रेट फिक्स किया था, लगान का। बिल्कुल सही। चलिए आगे आ जाते बच्चा, आगे आ जाते। 10वें का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र। देखिए वायु मृदा अपरदन, मृदा अपरदन है, मृदा अपरदन समझते हैं? मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन में मिट्टी की ऊपरी परत, मिट्टी की ऊपरी परत का अपरदन, परत का अपरदन मतलब अब वो मिट्टी की जो ऊपरी सतह होती है जिस पर पोषक तत्व आदि होते हैं वही उड़ जाती है। अब वो कई कारण हो सकता है, वो हवा से हो सकता है, वो पानी से हो सकता है। जैसे अगर आप चंबल के बीहड़ देखोगे तो चंबल के बीहड़ देखोगे
वहां पर पानी के कारण मृदा अपरदन है। यहां पूछा वायु अपरदन, वायु अपरदन से सर्वाधिक पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी या दक्षिणी क्षेत्र। वायु अपरदन से इसमें सबसे ज्यादा कौन सा प्रभावित है, बताइए। वायु अपरदन से यह कई प्रकार से हो सकता अपरदन, हवा से, पानी से। तो अगर वायु की बात करोगे तो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है, यह वायु अपरदन से अधिक प्रभावित है। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या, कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है बताइए। तो आप कहोगे साथी उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 हो जाती है। तो 11 का उत्तर ए आ जाता है, 12। भगवान श्री राम का जन्म स्थल यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यहां का आपको वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद योजना भी बतानी है। एक जिला एक उत्पाद योजना भी यहां की बतानी है। यह शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इस शहर का एक उपनाम भी बताइए। इस शहर का एक उपनाम भी आप लोगों को बताना है। बहुत बढ़िया साथी। अयोध्या, प्रयागराज, गोरखपुर, अकबराबाद। भगवान राम जी का बिल्कुल सिंपल सा ये तो एक जिला एक उत्पाद, तो यहां का हो जाता है गुड़। गुड़ खाते हैं ना, तो गुड़ एक जिला एक उत्पाद योजना। नदी हो जाती है सरयू नदी। कौन सी नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे। इसका उपनाम हो जाता है साकेत। क्या हो जाता है? साकेत। अच्छे से याद रखना। अयोध्या पूर्व नाम था फैजाबाद। इस जिले का पूर्व नाम क्या था? फैजाबाद। जिले के पूर्व नाम फैजाबाद, जिसका नाम बदल के अयोध्या कर दिया गया है। तो भगवान राम का जन्म स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में? अयोध्या। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या बताइए। उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं? उत्तर प्रदेश में जिले कितने? अच्छे से पढ़िए, अच्छे से उत्तर दीजिए। आप जान रहे हैं कि ग्रुप डी में भी 2 सीबीटी हो गए। थोड़ा सा और ताकत लगाइए। लेखपाल में इस बार तुम्हें निकालना है किसी भी कीमत पर। समझ रहे हो तुम लोग? 75 हो जाते हैं। कितने हो जाते बच्चा? 75 हो जाते हैं। तो 12 का उत्तर ही आपका बिल्कुल सही है। प्रयागराज की पुनः स्थापना करके इलाहाबाद नाम दिया था। साथ में यहां पर एक किला भी बनवाया था। किस राजा ने? किस राजा ने? यहीं पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति भी, जिसको हरिशेन ने लिखा था। किसने लिखा था? हरिशेन ने लिखा था। ये अशोक स्तंभ के ऊपर है, अशोक स्तंभ पर लिखावट। इलाहाबाद नाम दिया था और एक किले का निर्माण भी करवाया था। जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां। तो शाहजहां ने तो ताजमहल, जामा मस्जिद और दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद। यह औरंगजेब का काम था। इसी ने अपनी बीवी के लिए फर्जी ताजमहल बनाया था, बनवाया था बीवी का मकबरा, बीवी का मकबरा। तो अच्छे से याद रखिएगा, ये अकबर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अकबर की। दीन ए इलाही धर्म, दीन ए इलाही धर्म, ये अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। तो 13 का उत्तर क्या जाता है? 13 का उत्तर आ जाता है बी। चलिए 14। राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना कब शुरू की गई थी? राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना यह कब शुरू की गई थी? राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना। इंदिरा आवास योजना कब शुरू की गई थी, जरा बताइए। इंदिरा आवास योजना कब शुरू की गई थी? इंदिरा आवास योजना कब शुरू की गई थी? इसके अलावा आपको बताना है मिड डे मील स्कीम कब शुरू की गई थी? मिड डे मील योजना, मिड डे मील योजना कब शुरू की गई थी? इंदिरा आवास योजना, मिड डे मील योजना, यह योजना कब शुरू की गई थी?
इंदिरा आवास योजना, मिड डे मील योजना, मनरेगा, मनरेगा, इनका बताइए। तो राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना, यह साथी 2012 में शुरू की गई थी। राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना, इंदिरा आवास योजना 1985, इंदिरा आवास योजना 1985, मिड डे मील 1995, मनरेगा 2006। तो राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना यह 2012 में। प्यासा ऊंट, इनमें से किस चित्रकार की कृति है? इनमें से किस चित्रकार की कृति है? जैसे कोई पेंटिंग जो वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है, पेंटिंग क्या है, कोई कोई बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है, तो उन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी प्यासा ऊंट नाम से। बिल्कुल सही। विश्वनाथ मेहता, कृष्ण खन्ना, विश्वनाथ खन्ना, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा विश्वनाथ मेहता। प्यासा ऊंट किसकी कृति है? विश्वनाथ मेहता जी की है। आगे आ जाते हैं। बैती ताल पक्षी विहार कहां पर है? बर्ड सेंचुरी है। बैती ताल पक्षी विहार यह कहां पर स्थित है साथी? बैती ताल पक्षी विहार यह कहां पर स्थित है? बताइए। बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 16 के एकदम सही उत्तर दीजिए। यह जगह आंवले के लिए भी प्रसिद्ध है। यह जगह आंवले के भी प्रसिद्ध है। यह आंवले के लिए भी प्रसिद्ध है। बैती ताल पक्षी विहार, बैती ताल पक्षी विहार बिल्कुल सही। एक चीज अच्छे से याद रखिएगा साथी, यह गंगा नदी के किनारे है प्रतापगढ़ जिले में। कहां पर? प्रतापगढ़। जैसे मैं आपको आंवले के बारे में बताया था तो तुरंत आपका दिमाग लग जाना चाहिए था, तुरंत आपका दिमाग लग जाना चाहिए था। तो बैती ताल पक्षी विहार यह प्रतापगढ़ में स्थित है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कहां की गई थी? उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कहां की गई थी? उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कहां पर की गई थी? वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, मिर्जापुर। वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, मिर्जापुर। अच्छे से याद रखिएगा। 1963 में 1963 में संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी यह लखनऊ में खोली गई थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ये लखनऊ में खोली गई है। आगे उत्तर प्रदेश के किस जिले में चाय की खेती की जाती है? चाय की खेती की जाती है। चाय की खेती की जाती है। देवरिया, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत। सभी लोग उत्तर दीजिए थोड़ा सा तेजी से। बैती तेल को बाबा भीमराव अंबेडकर लेक या झील भी कहते हैं। चाय की खेती 21 से 29 डिग्री सेल्सियस, थोड़ी देर पहले भी कराया था, और 150 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल। तो अच्छे से याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं। एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैं आपको बता चुका हूं, उत्तराखंड में वो एरिया उसमें शुरू हुई थी। ये तराई सोच के मत कर देना। 18 का उत्तर ए, ई जिसे बोलते हैं। 18 का उत्तर ई। किसान बही योजना,
कब से उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना, हर एक किसान को उसके जमीन की कागजात दिए जाते हैं जिसे किसान भाई कहते हैं। यह एक तरीके की आप ये कह सकते हो कि जैसे बैंक से आपको पासबुक मिलती है वैसे किसान भाई होते हैं, इसकी कॉपी दो होती है किसान के पास एक तहसील में। तो यह योजना कब से लागू है? कृषि या किसान भाई योजना यह कब से लागू है? प्रश्न संख्या 19 का उत्तर दीजिए। लिखिएगा विश्व सिंस 1992, वर्ष 1992 से, वर्ष 1992 से फूलों से इत्र बनाने का कार्य है, फूलों से इत्र बनाने का कार्य। बिल्कुल सही, मिर्जापुर, प्रयागराज, कन्नौज, मथुरा। तो कन्नौज ये तो जाना ही, समझे मेरी बात, जो कन्नौज है ये शहर में फूलों से इत्र बनाने के लिए जाना जाता है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना कब से आरंभ हुई? कस्तूरबा गांधी विद्यार्थी योजना यह कब से लागू हुई? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब से लागू हुई? तबीयत ऐसी चले बेटी। वर्ष 2004 में। कब से साथी? वर्ष 2004 से। यह कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना की बात है। भूतत्व एवं खनिज निदेशालय, धातु में कौन कौन से धातु के तत्व, धरती में कौन कौन सी धातु के तत्व आदि पाए गए, इसको लेकर डायरेक्टरेट ऑफ जूलॉजी एंड मिनरलॉजी कब? जूलॉजी एवं मिनरलॉजी, बिल्कुल सही, जियोलॉजी एंड मिनरलॉजी। 22 का उत्तर दीजिए। वर्ष 1955 में धातु कर्म एवं खनिज कर्म निदेशालय। कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं उत्तर प्रदेश में? नेशनल पार्क कितने हैं उत्तर प्रदेश में वर्तमान में? कितने नेशनल पार्क हैं? एक है दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर जिले में स्थित है। तो अच्छे से याद रखिएगा, एक क्या हो जाती है, ये राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं। आगे आ जाता है किराना घराने का संबंध। किराना कैराना भी कहते हैं, किराना को कैराना भी आप कह सकते हैं। का संस्थापक निम्न में से किसे माना जाता है? और किराना घराना जो है ये ठुमरी, ख्याल इनके लिए बहुत प्रसिद्ध है। किराना घराने का संस्थापक उस्ताद बंदे अली खान, अब्दुल करीम, अब्दुल खान, इनमें से एक व्यक्ति है, इनमें से एक व्यक्ति है। बिल्कुल सही, उस्ताद अब्दुल करीम खान, उस्ताद अब्दुल करीम खान। लास्ट, एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में शीशा लेके, दर्पण लेके, मिरर लेके कौन डांस करता है? कौन से डांस में एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे में दर्पण लेकर किए जाने वाले नृत्य को साथी छपेली नृत्य कहते हैं? क्या कहते हैं? छपेली। इसी तरह सिर पर 108 दिए, सिर पर 108 दिए। तो एक चीज अच्छे से याद रखिएगा, जितने भी नए साथी हैं वो सभी सब्सक्राइब कर लें, सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। HBT कोड लगा के आप लेखपाल की थ्योरी जरूर लीजिए। सुबह हमने बच्चा मत्स्य संपदा योजना और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना पूरी की थी। हिंदी में हम लोग आकृति मूलक वर्गीकरण कर लिए और आज मसाले तक हम लोग पहुंच जाएंगे। ये एक दो और छोटी मोटी फल रह गए, जैसे एप्पल रह गया, अनार रह गया, ये सब उसे भी क्लियर कर लेंगे। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए 5-7 मिनट पहले छोड़ रहा हूं। सभी लोग रिवाइज जरूर करते रहना, जो जितना आपको डेली मिलता रहे। वादा करो कि रिवीजन भी करोगे और थ्योरी सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पर के परचम से पढ़िए, उससे बेस्ट थ्योरी आपको कहीं नहीं मिलेगी कभी भी। ठीक है बच्चा, चलो तो सभी लोग एग्जाम पर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लेना, उस पर HBT कोड लगाकर ये
क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है भैया, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।